हेलो एवरीवन। हम क्लास 7th ज्योग्राफी एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है हमारी पृथ्वी के अंदर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी किन किन पदार्थों से मिलकर के बनी है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो पहली ही लाइन में एक इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रह। तो क्लास 6 ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसमें हमने डिस्कस किया था ग्रह और तारों के बारे में कि दोनों ही खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन ग्रह वो खगोलीय पिंड है जिसके पास में अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह जो है वो अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए तारों पर डिपेंड करते हैं और हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, मतलब इसके पास में खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। और हमारे सबसे नजदीक तारा जो है वो है सूर्य, मतलब पृथ्वी अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य पर निर्भर करती है। इसके अलावा क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी पृथ्वी के अंदर और बाहर जो है वो बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरीके की जो शिलाकृति है, जैसे कि पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, इन सभी का निर्माण होता रहता है। तो यहाँ पर पृथ्वी को लेकर के कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पृथ्वी की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक की खुदाई करनी होगी। मतलब आप सोचो कि ये आपकी पृथ्वी की सतह है, महाद्वीपीय सतह, और यहाँ पर समुद्र है। तो समुद्र की जो सतह है वो तो पृथ्वी की जो स्थलीय सतह है उससे पहले ही काफी ज्यादा गहरा है, और महासागरीय सतह से भी आपको 6000 किलोमीटर तक की खुदाई करनी होगी, तब जाकर के आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाओगे। और ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप पृथ्वी में गहराई में जाते हो पृथ्वी का टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इमेज के थ्रू पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उसके बारे में बताया हुआ है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं परपटी। उसके बाद में सेकंड नंबर की जो परत है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो थर्ड नंबर की सबसे आंतरिक जो परत है उसको बोलते हैं क्रोट। देखो, आपने अपने घर में प्याज जो है वो देखी होगी। तो प्याज में हम इस तरीके से देखते हैं कि वहां पर जो है वो परत के ऊपर जो परत है वो इस तरीके से जमी होती है। सेम इसी तरीके से हमारी जो पृथ्वी है उसी की भी संरचना सेम प्याज की तरह है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी होती है। सेकेंडरी परतों से बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी बोलते हैं, जो अभी हमने देखा। ये जो परपटी जो परत है ये सबसे पतली परत है। मतलब हमने देखा कि पृथ्वी की जो परत है, मतलब पृथ्वी की जो संरचना है वो मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। सबसे ऊपरी परत जो होती है वो परपटी, सेकंड नंबर पर मेंटल और थर्ड नंबर पर क्रोट। जो परपटी जो परत होती है वो सबसे पतली होती है। ओके। और इसकी जो मोटाई है वो भी महाद्वीपीय में अलग होती है और जो महासागरीय जो परत है वहां पर अलग देखने को मिलती है। तो महाद्वीपीय एरिया में अगर हम देखें, मतलब हमारा जो स्थल वाला भाग है वहां पर अगर हम परपटी की मोटाई देखें तो 35 किलोमीटर तक होती है, और समुद्री सतह पर मतलब महासागर वाली जगह पर इसकी मोटाई केवल 5 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्थलीय भाग पर जो परपटी है वो सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर के बनी होती है, इसलिए इसको सियाल के नाम से भी जानते हैं। सियाल में सी जो है वो सिलिका है और एल जो है वो एल्यूमिना है। और महासागर की जो परपटी है वो बनी होती है सीमेंट, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका जो है वो दोनों में कॉमन है। स्थलीय भाग पर है एल्यूमिनियम और महासागरीय भाग पर है मैग्नीशियम। ये दोनों में डिफरेंस करना है, उसको बोलते हैं सियाल और इसको बोलते हैं सीमा। अब परपटी जो है, जो सबसे ऊपरी परत है, उसके नीचे की जो परत होती है उसको बोलते हैं मेंटल, और ये जो है वो 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैली है। और सबसे आंतरिक परत होती है पृथ्वी की, उसको बोलते हैं क्रोट। यहाँ पर बताया गया है कि जिसकी त्रिज्या जो है वो लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः मतलब क्रोड जो है वो निकल और लोहे की मुख्यतः बनी होती है, तो इसलिए इसको निफे बोलते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान जो है, मतलब जैसे जैसे आप पृथ्वी में अंदर की तरफ जाओगे वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर का जो तापमान और दाब जो है वो काफी ज्यादा उच्च होता जाता है।
पृथ्वी के आयतन का मतलब यहाँ पर पृथ्वी की जो तीनों परतें हैं उनमें कंपैरिजन कर रखा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है और 84% मेंटल है और 15% हिस्सा क्रूड है। मतलब सबसे ज्यादा भाग जो है वो आता है मेंटल के हिस्से में। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। अब हमने पृथ्वी की जो परतें हैं उसके बारे में तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर किस तरीके से सेल और किस तरीके के खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी की परपटी मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है वो अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल बोलते हैं। सेल विभिन्न रंग के आकार और गठन मतलब इनका अलग अलग रंग अलग अलग आकार हो सकता है सेलों का, चट्टानों का। मुख्य रूप से जो चट्टान है, मुख्य रूप से जो सेल है वो 3 प्रकार की होती है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। इनके जो इंग्लिश नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। देखो इनका निर्माण किस तरीके से होता है, आपको ध्यान में ये रखना है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में जो है वो पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं वो तापमान और दाब की वजह से वो पिघलती रहती हैं, मतलब वो लावे में चेंज होती रहती है। और ये लावा जब पृथ्वी से इस तरीके से उद्घाटन होकर के या उद्गार के रूप में जब पृथ्वी के बाहर आता है तो लावा पृथ्वी की सतह पर आकर के ठंडा हो जाता है। तो इसी से जो है वो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो चट्टान है वो इसी तरीके से उनका निर्माण होता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। इसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लो यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक सतह पर जो चट्टान है कोई भी सेल है वो पिघली, लावे में परिवर्तित हुई। कुछ लावा जो है वो पृथ्वी के बाहर आकर के ठंडा होता है और कुछ लावा जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भागों पर ही ठंडा हो जाता है। तो जो पृथ्वी के आंतरिक भागों पर ही जम करके ठंडा हो जाता है उसको बोलते हैं अंतर्वेदी सेल, और जो बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं बहिर्वेदी सेल। देखो ये जो लावा जो होता है ना वो आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही जो है उसको ही हम लावा बोलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर जब सतह पर आ जाता है और ये जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बनता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इस प्रकार की जो संरचना है वो बहुत ही महीन दानों वाली, क्योंकि आपको यहाँ पर बाहर आएगा तो एक तरीके से स्प्रेड हो जाएगा तो बहुत ही छोटे छोटे दाने यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि बेसाल्ट। दक्षिण में जो पठार है हमारा दक्कन का पठार वो बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाता और पृथ्वी की आंतरिक भूपर्पटी में ही जम करके गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे जब ठंडा होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है वो तापमान ज्यादा रहता है तो ठंडा जो है वो धीरे धीरे होगा। तो ठंडा धीरे धीरे होगा तो वो बड़े सेलों का रूप ले लेता है और ग्रेनाइट जो बनते हैं वो ऐसे ही सेल का उदाहरण है। मतलब आपको ध्यान में होना चाहिए कि ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय सेल है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे मसालों और दानों को पीसने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग करते हैं वो ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। अब हमने देखा कि आग्नेय सेल जो है उनका निर्माण हो गया, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हवा, पानी और अलग अलग तरीके से ये जो सेल बनी है ये टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती रहती है। इन टुकड़ों को बोलते हैं अवसाद। ये अवसाद जो है वो हवा, जल इन सब के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर जब परत दर परत इकट्ठे होते रहते हैं तो ये अवसाद पर जब दबाव पड़ता है तो ये अवसाद जो है वो एक कठोर सेल की परत बना लेते हैं और इस तरीके से जो सेल बनती है उनको बोलते हैं अवसादी सेल। जैसे कि बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जो है वो रेत के दानों से बनता है। रेत के दाने एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं, उनमें प्रेशर पड़ता है तो बन जाता है अवसादी सेल। ये जो सेल है, क्योंकि इस तरीके से हमने देखा कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो हवा और पानी से एक दूसरी जगह पर जाकर इकट्ठे होने लग गए, तो यहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी मान लो मृत्यु हो गई तो इन सेलों के बीच में वो जीव जंतु जो हैं वो भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से इन सेलों में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के भी हमें अवशेष मिलते हैं। इनको जीवाश्म आप बोलते हैं। अब हमने पढ़ लिया आग्नेय सेल और अवसादी सेल।
तो आग्नेय और अवसादी सेल जो हैं, इन दोनों के ऊपर ही जब उच्च ताप और उच्च दाब पड़ता है तो ये दोनों चट्टानें जो हैं वो कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी जो है स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से जो तीनों प्रकार की जो सेलें हैं, चट्टानें हैं, उनके बारे में बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। अब अगर हम देखें कि इन सेलों का, इन चट्टानों का हमारे लिए क्या उपयोग है। देखो, कठोर सेल मतलब बहुत ही टफ सेल हैं, बहुत ही हार्ड है, तो उनका उपयोग हम सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आप बहुत सारे गेम जब खेलते होगे बचपन में, तब भी आपने इस तरीके से पत्थरों का उपयोग किया होगा। अब यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से समय के साथ में, क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने देखा था कि पृथ्वी के बाह्य और अंतर्भाग जो भाग है वहाँ पर रेगुलर परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन चट्टानों का निर्माण होता है, चट्टानें जो हैं वो टूट करके दूसरी चट्टानों में बनती रहती है। ताप और दबाव से चट्टानें जो हैं वो उनमें चेंज होकर के वो अलग चट्टानों में बनती जाती हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेल चक्र। सेल चक्र क्या होता है कि किन्हीं निश्चित दशाओं में जब एक प्रकार की सेल चक्रीय रूप से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र बोला जाता है। यहाँ पर बताया गया है, इस तरीके से इमेज को आप देखिए कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की ये भूपर्पटी में हमने देखा कि जो मैग्मा है वो यहाँ पर लावे के रूप में बाहर आया और इस तरीके से जमा हो गया या फिर अंदर ही जमा हो गया। इस तरीके से चट्टानें बन गई, आग्नेय चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानें जो हैं वो टूट फूट के इस तरीके से लावा बाहर आया, आग्नेय चट्टानें बन गई। आग्नेय चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी और उनसे क्या बन गया, छोटे छोटे अवसाद बन गई। तो अवसाद से फिर क्या बने, अवसादी सेल बन गई। ओके, और यहाँ पर अवसादी सेल जो है वो डायरेक्टली जो है वो मैग्मा में भी परिवर्तित हो सकती हैं या फिर ताप और दाब इन पे बढ़े तो ये कायांतरित सेल में भी परिवर्तित हो जाएंगी। और कायांतरित सेल जो है वो पुनः पिघल करके अत्यधिक ताप और दाब में पुनः मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा। मैग्मा जो है वो दोबारा से चट्टानें बनाएगा, फिर दोबारा से चट्टानें टूट करके फिर मैग्मा में बदल जाएंगी। तो इस तरीके से एक के बाद में एक या एक दूसरे से डायरेक्टली जो है ये इंटरचेंज जो देखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं सेल चक्र। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था इस बुक का, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सेल है उनके बारे में बताया गया है कि जो चट्टानें हैं वो बहुत अलग अलग खनिजों से मिलकर के बनी होती हैं। अब खनिज क्या होते हैं, तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं खनिज, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग हम ईंधन की तरह करते हैं, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि में और उर्वरक में भी बनाने में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमने डिस्कस किए हैं, जो भी चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।